थोड़ा सा साइलेंस रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके, सो तो एक तो ये हो सकता है कि जो आपके रॉक्स यानी पहाड़ जहां पे है वही सॉइल वेदर हुआ। व्हाट डू मीन बाय वेदरिंग? वेदरिंग इज बेसिकली जो डिफरेंट एनवायरमेंट पैरामीटर्स है, लाइक योर रेनफॉल, है ना, टेम्परेचर, mostly these two, then maybe due to some human activities, maybe glacial activities, उससे आपका जो रॉक है वेदरिंग होता है। What do you mean by weathering? किसी को थोड़ा सा आइडिया है वेदरिंग क्या होता है? सब बारिश और हवा से जो टूटती है पत्थर के छोटे छोटे कण। हाँ, छोटे छोटे पत्थर बनते हैं, ठीक है। तो रॉक से मिट्टी बनने के लिए ये प्रोसेस तो चाहिए, ठीक है। अब एक चीज ये हो सकता है कि जहां पे ये वेदरिंग हुआ वहीं पे वो चीज मिट्टी में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट्स वन थिंग। दूसरा क्या हो सकता है कि वेदरिंग हुआ फिर ड्यू टू योर जो मेन है जो नदी के माध्यम से, है ना, वो दूसरी जगह पे चला गया, ये दूसरा ऑप्शन है। तो पहले जो हमने बोला उसको हम बोलते हैं सेडेंटरी सॉइल्स, मतलब जहां पे मिट्टी बना वहीं पे वो रह गया। और दूसरा जो नदी के बहाव के माध्यम से दूसरी जगह पे जाके उसका सेडिमेंट आया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटरी सॉइल, ठीक है। इतना तक क्लियर है? ओके, सो इसके बेसिस पे जो इंडिया है उसको हम दो पिल्यू के माध्यम दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक है पेनिनसुलर पिल्यू और एक है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर पिल्यू। पेनिनसुलर इंडिया एंड एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। जो आपको ये मैप दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, है ना, तो उसमें जो ब्लू एरियाज है, those blue areas, that is known as the peninsular India. मोस्टली उसमें महाराष्ट्र आते हैं, फिर ओडिशा, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, देन एक्सेप्ट द कोस्टल पार्ट कर्नाटक, है ना, तमिलनाडु, उसका जो कोस्टल एरिया छोड़ के बाकी जो है दोज आर मोस्टली ओल्ड रॉक्स, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, ठीक है। तो यहां पे इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। बाकी जो भी, तो इसका मतलब है जो सॉइल यहाँ पे बन रहा है वो यहीं पे डिपॉजिट हो रहा है, यहीं पे वो सॉइल रह रहा है, कहीं नहीं जा रहा। बट देन द अदर एरियाज ऑफ इंडिया आप जो देख सकते हैं, ऊपर हिमालय है और नीचे कोस्टल एरिया है, और हिमालय से तो बाकी जितना भी सॉइल बना है दोज आर मोस्टली फॉर्म फ्रॉम द हिमालयन रॉक्स। जो इंडिया के जो नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न जो साइड है, मतलब आपके ये उत्तराखंड, हिमाचल, उधर नेपाल, फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर इवन द नॉर्दर्न बंगाल, वहां पे आपके हिमालय रेंज है, ठीक है। तो वहां पे जो वेदरिंग होगा ड्यू टू योर टेम्परेचर, मोस्टली रेनफॉल, तो दोज विल वो नदी के माध्यम से जो हमारे बिग थ्री रिवर्स है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड मे बी सम अदर रिवर ट्रिब्यूटरीज, उसके माध्यम से वो छोटे छोटे रॉक या मिट्टी बन के दोज विल कम डाउन टू द प्लेन्स। प्लेन्स कहां पे आएंगे? बाकी जो इंडियन स्टेट्स है, लाइक योर वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। तो दोज एरियाज में फिर वो मिट्टी आके धीरे धीरे जमा होगा, वो आपके हो गया है जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया, उसको हम बोलते हैं मतलब दूसरे जो सेडिमेंटरी सॉइल। और फिर वही सॉइल जाके फिर जो कोस्टल एरिया जहां पे नदी जाके समुद्र में मिलता है ना, तो वहां पे भी इसके डिपॉजिट होते हैं। तो इसका मतलब है ये सॉइल यहाँ पे इट्स नॉट लाइक a product of this particular rocks or this particular material. This is mostly originated from the Himalayas, and then due to the river flow and all, it is deposited in the other places. ठीक है? So that is your sedimentary surface. Okay. तो वही हमने यहाँ पे वही चीज बोला यहाँ पे। तो इस अभी तक इस अंडरस्टूड? यस सर। अगर हम यू कैन एक्चुअली स्टॉप मी एनीवेयर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, और अगर आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली अच्छा रहेगा, इंटरैक्टिव रखते हैं क्लास। ओके, तो बेसिकली इंडिया में दो तरीके का सॉइल है, एक सेडिमेंटरी, एक सेडेंटरी, बेस्ड ऑन पेनिनसुलर इंडिया और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। और इसको अगर फिर से हम फर्दर डिवाइड करें तो मोस्टली हमारे इंडिया में 8 तरीके के सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं,
जो सबसे ज्यादा एरिया मिलता है, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव भी है, दैट इज योर एलुवियल सॉइल. यू कैन सी हियर फ्रॉम दिस मैप. So that starts from your some northeastern states here: Sikkim, Assam, West Bengal, Bihar, हरियाणा, यूपी. Then इस साइड में गुजरात का थोड़ा एरिया, फिर राजस्थान, पंजाब. राजस्थान का थोड़ा सा एरिया उसमें आएगा, हरियाणा, पंजाब. So these are mostly alluvial soil, and that is the most dominant soil type of India. ठीक है? Then laterite soils, then red soil, then black soil. Then the soils from the forest and mountain ranges, जो कि आपको इधर मिलता है कश्मीर में, उत्तराखंड, हिमाचल, एंड ऑल्सो द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो पहाड़ियों. ठीक है? जो आपके राजस्थान में मोस्टली, एंड देन सम पार्ट ऑफ गुजरात, दोज आर मोस्टली डेजर्ट एंड एरिड सॉइल, वहां पे मिलता है. और फिर जो आपने केरल एंड देन सुंदरबन, दिस एरिया, यहाँ पे आपका पीटी एंड मार्शी सॉइल मिलता है, जो कि बहुत एसिडिक रेंज में होता है. और फिर सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स, दोस आर आल्सो फाउंड. एक्चुअली दोस आर फाउंड पैन इंडिया में मिलता है, उसको हम आगे आएंगे. और एक चीज आप यहाँ पे और देखना कि अपार्ट फ्रॉम दिस एलुवियल सॉइल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स, तो ये जो प्लेन एरिया है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ऑल, उसको हम इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स बोलते हैं, जो गैंजेस के ऊपर बेस्ड है. Apart from that, there are also these two patches, which is known as deltaic alluvial soils, and then there are these grey patches, which is known as the coastal alluvial soils. So those soils are, ये भी नदी के माध्यम से ही आता है, जो समुद्र पे जो जब वो मिलता है, वहां पे वो सेडिमेंट अपना एक छोड़ के जाते हैं, and that is also a kind of alluvial soil. ठीक है? तो अभी हम इसको एक के बाद एक थोड़ा जाएंगे. So first one is our alluvial soils. As we told, this is the most dominant soil type of India, and it is mainly formed due to the silt deposition by the three big rivers of India in like Ganga, Yamuna, and Brahmaputra. As we can see from here also, जो आपके बिहार, वेस्ट बंगाल, आपको स्टार्टिंग फ्रॉम देयर टू योर पंजाब, ये सॉइल मिलता है. और ये कहाँ पे डिपॉजिट होता है? अगर जहाँ पे द रिवर फ्लोज, रिवर के दोनों साइड पे जो सॉइल मिलता है उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल. ठीक है? तो दे आर ऑल अलोंग द इंडो-गैंजेटिक एंड आल्सो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, आल्सो इन द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि सदर्न इंडिया के रिवर्स है. और वो मोस्टली दोज आर नॉट फाउंड ड्यूरिंग द रिवर कोर्स, बट मोस्टली इन द कोस्टल एरिया, जहां पे ये नदियां जाके अरेबियन सी में मिल जाता है, तो वहां पे ये चीज मोस्टली मिलता है. दैट इज नोन एज द कोस्टल एलुवियल और द डेल्टाइक एलुवियल, जो कि आपको इसमें और अच्छे से दिखेगा. दीज आर द डेल्टाइक एलुवियल सॉइल्स एंड दीज आर द कोस्टल एलुवियल सॉइल्स. Then some alluvial soils are also found in the northern, northwestern part of India, like Narmada, Tapi, and also some northern parts of Gujarat. And ये जो alluvial soil है, ये सबसे ज़्यादा productive soil है. इंडिया का bread basket भी हम बोलते हैं आपके जो ये area है, and it supports more than 40% of India's like population through the food grain production. ठीक है? And obviously इसके भी जो parent material है वो Himalayan rock से है. एंड ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेडिमेंटरी सॉइल. ठीक है? अभी इसके थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं. अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जहाँ पे ये रॉक फॉर्म हो रहा है, मतलब जहाँ पे वेदरिंग हो रहा है, बारिश हुआ वहां पे हिमालयन रॉक्स पे, देन दैट breaks down to smaller pieces and they are like transported through the rivers to a plains. तो ये सॉइल बहुत ज्यादा मूव करता है ना? सो इट इज ऑलवेज इन अ डेवलपिंग फेज, मतलब दिस इज द इमैच्योर सॉइल. अब कोई हमें ये बता पाएगा कि सॉइल हम किसको बोलते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ रॉक? कैन एनीवन टेल? सॉइल में सर ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे जीवों को मिला के, जिसमें बहुत सारे गुड एंड बैड जितने भी बैक्टीरिया जो रहते हैं और रॉक्स में नहीं रहते हैं, वो एक तरीके का जीता जागता जीव.
बट किसी ने सुना है सॉइल प्रोफाइल्स हम किसको बोलते हैं? नहीं सर। ओके, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। तो मैं आपको एक फोटो में दिखाता हूँ, इसमें भी होगा। हाँ, ये जो पहले अभी दिखा है एक मेरे स्क्रीन के जो लेफ्ट हैंड साइड में एक फोटो है सॉइल लेयर्स का, दिख रहा है? क्ले लैब साइड ये सॉइल टाइप दिख रहा है, एक डायग्राम टाइप का बना हुआ है। सर सॉइल लेयर देखना है हम लोग को। हाँ, सॉइल लेयर है ना? जी जी जी। तो ये बेसिकली सॉइल को अगर हम डिफाइन करने जाएंगे तो मोटा मोटा सारा दुनिया में जितना भी सॉइल होगा उसमें ये सारे लेयर्स पाए जाते हैं। उसके सबसे नीचे देखिए है आर होराइजन और बेडरॉक, मतलब जो कि आपके पत्थर है, सिंपली मानने में बोलेंगे तो वो पत्थर। वो अगर थोड़ा वेदरिंग हुआ तो उसके ऊपर जो लेयर बनता है, जो सी होराइजन लिखा हुआ है, उसको लिखा हुआ है पेरेंट रॉक और पेरेंट मटेरियल, मतलब रॉक जो फिर उसका वेदरिंग हुआ और छोटा छोटा रॉक बनता है। ठीक है, उसके ऊपर में सॉइल के मोस्टली 3 होराइजन हर जगह पे मिलते हैं, ओ होराइजन, ए होराइजन एंड बी होराइजन। ठीक है, ओ होराइजन मतलब जो मिट्टी का सबसे ऊपर वाला लेयर, जहां पे मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल वहां पे रहेंगे, पत्ते उसमें रह सकते हैं, फिर जो आपके रूट एक्सुडेंस या रूट वगैरह ऑर्गेनिजम्स का डेड बॉडी वगैरह, वो मतलब वो होराइजन को बोलते हैं, जहां पे हमें ओनली ऑर्गेनिक मैटर, अगर हम फॉरेस्ट में जाएंगे तो पत्ते गिरे रहते हैं ना, तो वो भी सॉइल का पार्ट है, उसको बोलते हैं ओ होराइजन। उसके नीचे 2 होराइजन और आते हैं, एक है ए होराइजन, एक है बी होराइजन। ए होराइजन में क्या होता है, सबसे ज्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है ना? और अगर मान लीजिए बारिश हुआ तो ए होराइजन से कुछ न्यूट्रिएंट्स या जो भी है वहां से वो लीच डाउन होके नीचे आता है। ये तो होगा ना? जी सर। नहीं, अगर समझ नहीं आएगा तो बताइएगा। जो ए होराइजन में मान लीजिए एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, डिफरेंट पोषक तत्व है, नाइट्रेट है, फास्फोरस, ऐसे कुछ है, बट अगर वहां पे बारिश हो रहा है और मोस्टली ड्यू टू रेनफॉल वेदरिंग हुआ, कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स, और मिट्टी में रॉक से सॉल्युबल सॉल्ट क्या है कि सारा कुछ सॉल्ट ही है वहां पे, है ना? तो सॉल्ट अगर वहां पे सॉल्युबल कुछ बनता है, जैसे कार्बोनेट बन गया, बाइकार्बोनेट बन गया, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम आयंस बन गए, वो बारिश के पानी के साथ नीचे आ जाएगा। अब कहां तक जाएगा? जहां तक वो पानी रहेगा तभी तक जा पाएगा, है ना? तो ये जाके जिस होराइजन में डिपॉजिट होते हैं उसके जस्ट नीचे वाले, उसको हम बोलते हैं बी होराइजन। ठीक है, तो यही है मोटा मोटा आपका वेदरिंग का प्रोसेस और सॉइल का डेफिनेशन, अगर हम बोले। सर उसको थोड़ा जूम कर सकते हैं क्या? वो दिख नहीं रहा उस पे क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब बहुत छोटा है सॉइल लेयरिंग। हाँ, छोटा है, या तो मैं इसको एक सेकंड, हाँ, different आपको एक वेबसाइट में कहीं पे एक फोटो निकाल के दिखाता हूँ, जस्ट वेट। ह्यूमस है, टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, पेरेंट रॉक है। 5-6 नंबर बात bedrock. लेयर ऑफ सॉइल लिखेंगे अपने आज। OABCR. नहीं अभी लिखा नहीं हम अभी दिख रहा है? हाँ सर। तो ये जो ऊपर में सबसे है इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर और ह्यूमस। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें जो आपके कुछ रूट वगैरह है या फिर कुछ पत्ते गिरे हुए हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म का डेड बॉडी वगैरह हो सकता है, इट्स अ जो हमें आंखों से दिख जाए उसको हम बोलते हैं ओ लेयर, ऑर्गेनिक। ठीक है, अब उसके नीचे आप देखो, एक है ए लेयर, एक है बी लेयर। ए लेयर मतलब टॉप सॉइल, बी लेयर मतलब सब सॉइल। ठीक है, तो ए लेयर में क्या होगा, ए लेयर मान लीजिए आपके सॉइल है, सॉइल में क्या, सॉइल इज बेसिकली व्हाट, सॉइल इज बेसिकली Rock. सिलिकेट मटेरियल, है ना? सिलिकेट्स होते हैं वो, सिलिका होता है। सिलिका में डिफरेंट आयंस होते हैं, मतलब सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट, एवरीथिंग इज देयर। अब क्या हुआ कि वहां पे मान लीजिए कंडीशन बढ़िया रहा, पीएच वगैरह की एक कंडीशन आया, तो दैट सॉल्युबल यहां से आयन रिलीज हो, लाइक सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट आयंस, वो। ठीक है, तो अगर ये सारा वाटर सॉल्युबल होगा, है ना, और अगर मान लीजिए पानी का कोई सोर्स है यहाँ पे, रिवर वाटर, रेन वाटर, एनीथिंग,
सो ये सोल्यूशन में जाएगा और नीचे रीच करेगा ना, जी करेगा। तो फिर रीचिंग के बाद वो कहां जाएगा, वो जाएगा ग्रेविटी में नीचे जाएगा। तो नीचे कहां तक जाएगा, जहां तक आपका वाटर अवेलेबिलिटी है। तो जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी होना बंद हो जाएगा, वहां पे जाके वो फिर डिपॉजिट करता है ना। जब कोई सोल्यूशन सॉल्ट सोल्यूशन है, वहां पे आपने मान लो उसको गर्म किया, धीरे धीरे पानी सारा उड़ गया, तो क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। तो सेम भी यहाँ पे प्रिंसिपल है, वो जाके फिर सॉइल में वो डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो जहां पे डिपॉजिट होता है उसको हम बोलते हैं सबसॉइल, पी और उसके नीचे क्या रहेगा, पेरेंट रॉक रहेगा, और उसके नीचे बेड रॉक, मतलब अनवेदर्ड जो रॉक रहेगा वो रहेगा। तो सॉइल अगर हम किसी को बोलेंगे तो उसमें ये लेयर्स मोटा मोटा होता है हर टाइप का, ठीक है, समझ में आया इतना तक जी। तो अभी जैसे मान लीजिए, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में क्या हो रहा है कि हिमालय में वहां पे आपका टेम्परेचर जो भी हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, वहां पे ये रॉक टूट के छोटा छोटा उसका प्रोडक्ट हो रहा है। अब वो चीज नदी के माध्यम से नीचे आ रहा है, आके कहां डिपॉजिट हो रहा है, नदी के जो साइड है, रिवर साइड में बेड में वो डिपॉजिट हो रहा है। नदी तो हमेशा बह रहा है, हाँ, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में वहां पे चीजें आके डिपॉजिट हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। अब अगर कॉन्टिन्यूअस डिपोजिशन होगा तो सॉइल में ये जो लेयरिंग होता है, इसके लिए इट टेक्स 1000 years। अब मान लीजिए कहीं पे गंगा के किनारे ये जो डिपोजिशन हुआ, वहां पे फिर सॉल्युबलाइजेशन होगा, रेनफॉल होगा, कुछ कुछ मटेरियल नीचे आएगा, मतलब ए होराइजन से टॉप सॉइल से सब सॉइल में आएगा। बट उसके तुरंत बाद, मतलब तो हमेशा चलता आ रहा है, फिर से डिपोजिट हो जाएगा वहां पे, तो वहां पे फिर मिनरल रिचार्ज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये जो लेयरिंग है ये उतना अच्छे से वहां पे नहीं दिखेगा ना। तो इसलिए तो इस चीज को हम बोलते हैं सॉइल होराइजन और सॉइल प्रोफाइल और सॉइल लेयर्स। तो ये जो लेयरिंग है ये उतने बढ़िया से आपको इसमें नहीं दिखते। कहां नहीं दिखते? जो एलुवियल सॉइल, ठीक है। इसको हम जो है तो इन दीज केस इसको हम यहाँ पे इमैच्योर और वीक प्रोफाइल्स होते हैं, जहां पे इतना ज्यादा वहां पे लेयरिंग नहीं दिखते। एंड मोस्टली जो यहाँ पे सॉइल पाए जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस डिपोजिशन हो रहे हैं, तो सैंडी सॉइल्स मिलते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली सब लोमी सॉइल्स। लोमी सॉइल्स मींस अब सॉइल के तीन तरीके के उसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मोस्टली सैंड, सीड एंड क्ले। सैंड सबको पता है, जो 2 मिलीमीटर से ऊपर का जिसका डायमीटर होता है उसको हम बोलते हैं सैंड। फिर उसमें क्ले आता है जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, चिकनी मिट्टी का। especially in the West Bengal and Bihar portion, clay content is a bit on the higher side. And then there are particles which is known as silt, जो इन दोनों के बीच में इसका साइज जाता है 2 मिलीमीटर से 2 माइक्रोन। तो अब लोमी, अब जिसका पोर्शन सॉइल में ज्यादा रहेगा उसको क्ले सॉइल बोलते हैं। अगर सैंड ज्यादा रहेगा तो सैंडी सॉइल, क्ले ज्यादा रहेगा तो क्ले सॉइल। बट अगर कोई सॉइल में तीनों पार्टिकल्स सेम प्रोपोर्शन में होता है तो उसको हम बोलते हैं लोमी सॉइल, जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, है ना। तो एलुवियल सॉइल में काफी ज्यादा लोमी टाइप के सॉइल पाए जाते हैं और इसका टेक्सचर भी मतलब it is having, since it is having like equal proportion of this different soil particles, it is having a good texture and also porosity is good, means water movement will be good, water impedance वगैरह इसका नहीं होता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। बट obviously since these are like ये रिवर साइड में ही पाया जाता है, तो these soils are constantly replenished by the recurrent floods, जो फ्लड प्लेन पे बनते हैं। एंड since यहाँ पे इस पे जनरली कार्बन, पोटेशियम, फास्फोरस इसमें लगभग अच्छे मात्रा में ही होते हैं,
but nitrogen is generally low. But with fertilizer addition and organic matter addition, these soils are mostly very fertile soils and best suited for agriculture. So rice, wheat, sugarcane, tobacco, jute, maize, oilseeds, and different vegetables and fruits can be grown in this particular soil. ठीक? अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो एलुवियल सॉइल का एक प्रोफाइल यहाँ पे हमने डाल के यहाँ पे भी आप ऊपर देखिए कि ऊपर at the top soil there are some like vegetables and vegetation जो मिलता है that is your low layer. उसके नीचे जो थोड़ा डार्क कलर का लेयर है that is your A layer and मतलब this one and उसके नीचे जहाँ पे डिपोजिशन वगैरह हो रहा है that is your B layer जो कि थोड़ा इधर व्हाइटिश वगैरह जो हमें ये दिख रहा है. ठीक है. अभी थोड़ा इसको समझते हैं. तो एक चीज तो हमें पता चला कि एलुवियल सॉइल का सोर्स क्या है, मतलब रॉक कहां से आता है, हिमालय ओनली. तो हिमालय से रॉक पत्थर जो भी है वहां पे दैट गेट्स वेदर्ड एंड वो स्मॉल रॉक पार्टिकल्स आर देन कैरीड बाय द रिवर्स, डिफरेंट रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन डिफरेंट स्टेजेस along that river course. ठीक है. So based on that river course यहाँ पे मोस्ट 4 टाइप के सॉइल हमें मिलते हैं. एक है भाबर, एक है तराई, एक है भांगर और एक है खजार. ठीक है. विजुअलाइज कर पा रहे हैं इसको? हाँ सर. भाबर, तराई, भांगर, वो खजार. ठीक. यही 4 तरीके के एलिमेंट्स वाले में मिलते हैं बेस्ड ऑन कि वो नदी के कहां पे है. तो पहला इसमें आता है भाबर. भाबर गेट जो बोलते हैं वो कहां पे है, एकदम शिवालिक फुटहिल्स पे, मतलब हिमालय के जो एकदम नीचे फुटहिल्स पे. तो इट इज ऑब्वियसली अ पोरस नॉर्थमोस्ट स्ट्रेच. तो ये क्या है, जैसे नदी पहाड़ से जब भी कोई नदी आता है जहाँ पे ये प्लेन में जाके जहाँ पे गिरता है तो पहले इसमें ऑब्वियसली पेबल्स, पत्थर बड़े बड़े रहेंगे, तो वो वहां पे वो जाके डिपोजिट होता है एकदम सीधा. तो क्योंकि वो तो फोर्स से आ रहा है और उसके बाद उसके जो पानी का बहाव उतना नहीं रहता जब वो प्लेन पे आके गिरता है. तो क्योंकि उसका बहाव उतना नहीं रहता वो वहां पे वो पेबल को फिर कैरी नहीं कर पाता. तो जितने भी पेबल्स वगैरह है वहीं पे वो डिपोजिट करता है. और उसी जो पेबल डिपोजिशन वहां पे होता है उसी को हम बोलते हैं भाबर सॉइल. ठीक है. तो दोज आर मोस्टली पेबली सॉइल्स, वहां पे बड़े बड़े कंकर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसको भाबर बेल्ट बोलते हैं. अब इसमें क्या है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंकर है उसमें, तो बड़ा बड़ा कंकर रहेगा तो उसमें पोरोसिटी बहुत ज्यादा होगा, उसमें क्ले कंटेंट कम, तो पोरोसिटी मैक्रो पोरोसिटी वहां पे बहुत ज्यादा है. ठीक है. और क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा पोरोसिटी है तो भाबर एरिया में आपका जो नदी है, नदी का जो फ्लो है वो दिखता नहीं, मतलब वो पत्ते के नीचे चला जाता है. तो ऐसा एक एरिया रहता है पहाड़ के जस्ट नीचे जहां पे बहुत सारे पेबल दिखते हैं, सॉइल बहुत पोरस होता है और जो रिवर है वो भी पत्थर के नीचे चला जाता है तो उसका कोर्स दिखता नहीं. ठीक है. तो दैट एरिया इज नोन एज भाबर. हमारे देश में शिवालिक फुटहिल के नीचे ये पाया जाता है और इसको हम एग्रीकल्चर के लिए ऑब्वियसली इज नॉट वेरी सूटेबल क्योंकि पत्थर बहुत ज्यादा है. मोस्टली लार्ज रूटेड सम ट्रीज यहाँ पे सर्वाइव करते हैं. ठीक है. तो भाबर के नीचे जो सॉइल आता है, मतलब नदी फिर भाबर पास करके और थोड़ा सा एलिवेशन उसका डाउन हुआ तो उसको हम बोलते हैं तराई. ठीक है. तो ये भाबर से और साउथ में रहता है. तो इस यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे पेबल्स ऑलरेडी उसमें भाबर पे छोड़ दिए थे. यहाँ पे फिर अंडरग्राउंड में स्ट्रीम्स जा रहे हैं, जो अंडरग्राउंड नदी है जो भाबर पहाड़ पे अंडरग्राउंड चले गए थे वो फिर ऊपर आता है. और यहाँ पे डिपोजिशन क्या होता है, यहाँ पे मोस्टली जो सिल्ट पार्टिकल है उसका डिपोजिशन होता है. ठीक है. और इट्स बेसिकली अ स्वैम्पी लैंड. इसके बाद नदी मोस्टली मतलब प्लेन लेवल पे फ्लो करता है, जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल बिहार उस साइड में देखते हैं जहाँ पे फ्लो करता है. तो
जहां पे ये प्लेन मतलब एक एलिवेशन से धीरे धीरे एलिवेशन जहां पे कम होता है और प्लेन पे जाके मिलता है, उस जगह पे ये तराई रीजन है, ये भी आप देख सकते हैं। तो कोई एग्जांपल बताइए तराई रीजन का हमारे आपके आसपास कहां पे है, बता सकते कोई? हमारे गांव के आसपास नेपाल में है, जो नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पे तराई रीजन मिल जाएगा। फिर जैसे आपके नॉर्दर्न बंगाल में है, जो वहां पे जो जंगल है ना, नॉर्दर्न बंगाल पे जो जंगल है, जो गोरुमारा वगैरह फॉरेस्ट है, सो दोज आर आल्सो कमिंग अंडर दिस तेराई रीजन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है जो नदी का कैरिंग कैपेसिटी है और कम हो जाता है, तो जो सिल्ट पार्टिकल्स है ज्यादातर यहाँ पे डिपोजिशन होता है। एंड ये एक स्वाम्पी लैंड है, लो लैंड है ऑब्वियसली, तो दिस इज ऑब्वियसली वेरी हाई इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन वगैरह इसमें बहुत ज्यादा रहता है। ये भी जनरली मोस्टली आपके ग्रासेस इसमें ज्यादा रहेंगे, फॉरेस्ट वगैरह ज्यादा रहेगा, द सॉइल विल बी वेरी रिच इन योर नाइट्रोजन, ऑब्वियसली नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा। यहाँ पे भी ज्यादा आपका वो नहीं रहता है, मतलब इसमें भी ज्यादा यू डोंट गेट लाइक लॉट ऑफ एग्रीकल्चर हियर, फॉरेस्ट ज्यादा रहता है। एंड दिस थिकली फॉरेस्टेड रीजन ऑब्वियसली शेल्टर्ड टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इसके वजह आपका राइस, व्हीट, जूट वगैरह यहाँ पे भी कल्टीवेशन हो सकता है। तो अभी नदी अपना हिमालय से चालू किया था, भाबर में अपने सारे पेबल्स को वहां पे इसने डिपोजिट किया, देन ये तराई में आया, मतलब एकदम प्लेन में आ गया। वहां पे फिर जैसे स्लोप बहुत शार्प ऐसे डिक्रीज होता है, तो वहां पे बहुत सारा स्वाम्पी लैंड होता है, थिकली फॉरेस्टेड होता है, और ये नैरो ट्रैक होता है, मतलब 15 से 30 किलोमीटर का, है ना। तो फिर नदी हमारा कहाँ आ गया, एकदम प्लेन लैंड पे आ गया। जो आपके बिहार में भी आपको जो गंगा जी वहां पे दिखेंगे यूपी में, बिहार में, तो दैट इज योर नदी ऑन अ प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, नदी के दोनों साइड में डिपोजिशन होगा, ये तो अंडरस्टूड है, राइट। अब यहाँ पे दो चीज है, एक है भांगर और एक है खदान। तो जो आप ये फोटो को यहाँ पे अगर देखेंगे, जो स्केच यहाँ पे दिया हुआ है, भांगर मतलब ओल्डर एलुवियम, मतलब नदी जैसे बह रहा है तो डिपोजिशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो एक चीज मुझे बताइए, जो पुराना वाला डिपोजिशन रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, नदी के पास रहेगा या नदी से दूर रहेगा? नदी के दूर होना चाहिए सर, दूर रहेगा, तो बस उसी को हम भांगर बोलते हैं, विच इज लाइक ओल्डर एलुवियम, जो रिवर बेड्स पे धीरे धीरे डिपोजिशन हुआ है, एंड जो ऑब्वियसली अगर डिपोजिशन होगा तो उसका जो वो एक टेरेस फॉर्म करेगा, मतलब वो फ्लड प्लेन से थोड़ा ऊपर रहेगा, एटलीस्ट 30 मीटर अबव द फ्लड लेवल, नदी के जो लेवल है उससे 30-40 मीटर ऊपर रहेगा वो टेरेस फॉर्म करके, और ऑब्वियसली नदी से थोड़ा दूर रहेगा, थोड़ा हाई लैंड है, तो वो जनरली क्ले कंपोजिशन है, डार्क कलर्ड है, तो उसको हम बोलते हैं भांगर। और फिर खदान क्या हुआ, खदान हुआ जो एकदम नदी के बैंक में रहेगा, मतलब जो नदी बह रहा है उसके एकदम साइड में जो रहेगा उसको हम बोलते हैं खदान। Obviously, it's a new layer of alluvium deposited every flat, मतलब कोई भी उसमें बाढ़ आएगा तो उसमें जो डिपोजिट होएगा उसको हम बोलेंगे खदान। तो एक न्यू alluvial मतलब लेयर है, और इसमें क्या है कि इसमें कैलकुलेशन ऑब्वियसली कम रहेगा, और ये एकदम ही नया, मतलब एकदम इमेच्योर और नया काइंड ऑफ ये सॉइल रहता है, इसको हम एंटी सॉइल बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यू लेयर ऑफ alluvium is deposited by river flat almost every year। तो इसमें जो प्रोफाइल का हम बात कर रहे थे ना, कि प्रोफाइल हॉराइजोनेशन लेयर डेवलपमेंट, ये चीज यहाँ पे ये खदान सॉइल में एकदम से नहीं होता, क्योंकि इट्स ऑलवेज डिफरेंट, हर साल इसमें नया नया सॉइल ऊपर से आके डिपोजिट होता है, वहां पे इन सिटू कोई वेदरिंग का चांस जनरली नहीं रहता, ठीक है। तो ये हमारे थे लगभग एलुवियल सॉइल्स, है ना। तो इसमें और कुछ आपको मतलब कुछ कंफ्यूजन कुछ भी है, बताइए। बढ़िया। और ये खदान जो सॉइल है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल माना जाता है, मोस्टली द गैंजेस एंड ऑल, तो ये जो प्लेन है इसी को हम इंडो-गैंजेटिक प्लेन बोलते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सॉइल टाइप आता है उसको हम बोलते हैं ब्लैक सैंड। आपको मैप में दिख रहा होगा, है ना, महाराष्ट्र है, ब्लू कलर, महाराष्ट्र।
ये मोस्टली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मोस्टली है, थोड़ा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इवन सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड सम वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है। अब ब्लैक सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल सेडिमेंटल नहीं है, जो अरविंद का प्रोसेस अभी बता रहे थे, ये वैसा नहीं। ये इसका मतलब ये है, ये सॉइल जहाँ पे रॉक, जहाँ रॉक फुटा वही बन गया, वहीं पे ब्लरिंग हुआ, वहीं पे सॉइल फॉर्म, तो ये ब्लैक सॉइल फॉर्म। अब ब्लैक सॉइल का ओरिजिन क्या है? डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू और राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप भी गुजरात में आता है, और ये बाकी जो ये है वो डेक्कन प्लेटू है। उसमें बेसाल्टिक रॉक्स मोस्टली पाए जाते हैं। तो अब वहां पे क्या है कि बिलियन ऑफ ईयर से आपका रेनफॉल हो रहा है टेम्परेचर के हिसाब से, तो धीरे धीरे वो चीज वहां पे बदल कर रहा है, और करके कहाँ जमा हो रहा है? वहीं पे जमा हो रहा है। वो सॉइल वहां से कहीं नहीं कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ वेरी ब्लैक इन कलर। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब क्योंकि ये चीज जो सॉइल है, वहां पे सॉइल करने के बाद कहीं पे मूवमेंट नहीं होता है, तो सॉइल के जो होंगे छोटा छोटा पार्टिकल, सबसे लास्ट में क्या बनेगा? क्ले, ऑब्वियसली क्ले बनेगा ना। तो इस सॉइल में बहुत ज्यादा क्ले परसेंटेज होता है, इवन मोर देन 60% ये सॉइल में क्ले है, ठीक है। और अब एक चीज बताइए, जो सॉइल के जो डिफरेंट पार्टिकल हमने बोले, सैंड, सिल्ट, क्ले, मॉइस्चर रिटेंशन किसमें ज्यादा है? सबसे ज्यादा नहीं, ऊपर वाला सबसे पहले सूख जाता है, जो सबसे ज्यादा मॉइस्चर रखता हो। बताइए, जो आपकी चिकनी मिट्टी होगा और जो रेतीली मिट्टी होगी, उसमें से मॉइस्चर चिकनी मिट्टी में ज्यादा पकड़ लेते हैं? चिकनी मिट्टी चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी मतलब जिसमें ज्यादा क्ले है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंडिया में क्ले अगर कहीं पे पाया जाता है, वो पाया जाता है ब्लैक सॉइल में, क्योंकि वो क्ले कहीं और गया नहीं, वहीं पे है, जमा हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसका मॉइस्चर रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर मॉइस्चर रिटेंशन पावर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली फर्टाइल होगा, ठीक है। बट इसमें दूसरा एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? अभी आप ये मानिए कि जो चिकनी मिट्टी है, जो क्ले है, क्ले का मॉइस्चर मिला, तो वो क्या होगा? वो मॉइस्चर मिलेगा तो वो थोड़ा फूल जाएगा ना, फूलेगा, मतलब एक्सपैंड करेगा। और अगर एक्सपैंड किया और फिर नेक्स्ट सीजन में जब बारिश खत्म हुआ, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ, तो फिर क्या करेगा? फिर दरार आ जाएगा सर खेत में। पढ़ने आए हैं कि लैंग्वेज का लड़ाई? हाँ, थोड़ा साइलेंस रखिए क्लास में ना, थोड़ा हमसे भी थोड़ा बातचीत कर लीजिए। तो अगर अब ये जो जगह है, ये जो मतलब जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर हम क्लाइमेट की बात करें, तो यहाँ पे रेनी सीजन होता है, और उसके बाद एक बहुत ज्यादा ड्राई समर सीजन होता है। आपने कभी अगर महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश जो इसके बाद से शुरू होता है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही होता है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दिक्कत हो रही है ड्राई सीजन का। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि एक बहुत ज्यादा टेम्परेट, मतलब बहुत ज्यादा हॉट काइंड ऑफ समर रहेगा, और उसके बाद रेन रहेगा, ये उसके आगे। और सॉइल में हमारा क्या है? बहुत ज्यादा क्ले है, और क्ले क्या कर रहा है? एक बार वो सॉइल वो मॉइस्चर ले रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, और फिर वो नेक्स्ट सीजन में वो फिर श्रिंक कर रहा है। अब सॉइल में डिफरेंट क्ले है, फिर सैंड है, फिर सील्ट है, तो सबके जो एक्सपेंशन और ये जो मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, ये तो सिमिलर नहीं होंगे ना। तो इसमें क्या होगा? एक स्ट्रेन आएगा, जैसे होता है ना, कोई लोहे का कोई चीज हम रखते हैं, तो वो विंटर में थोड़ा कम हो जाता है, फिर थोड़ा हीट करेंगे तो बढ़ जाता है। तो ये चीज सॉइल में हर मटेरियल का अलग अलग होता है। तो अगर जो चीज अगर मान लीजिए समर में जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्ले जो है वो थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रादर जो बाकी दूसरा जो सैंड वगैरह। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? फिर क्रैक्स डेवलप होंगे ना। तो इसीलिए जो ब्लैक सॉइल वगैरह है यहाँ पे, वहां पे बहुत बड़ा क्रैक्स मिलता है गर्मी के टाइम पे।
और अगर क्रैक्स रहेंगे तो ऊपर का जो सॉइल है, जो आपका हम बोलते हैं कि फर्टाइल सॉइल, वो के क्रैक के अगर बारिश हुआ तो वो नीचे चला जाता है। तो दैट्स व्हाई इवन द सॉइल आर इनहेरेंटली मतलब फर्टाइल होने चाहिए, ये फिर फर्टाइल सॉइल का एक लॉस होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मॉइस्चर भी तो बहुत ज्यादा है ना, तो प्लांट ग्रोथ इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बट इसमें कहीं कहीं जगह पे ये पाया जाता है कि यहाँ का जो क्ले है वो इतना ज्यादा मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, इतना ज्यादा मॉइस्चर को बांध के रखता है कि प्लांट रूट भी मॉइस्चर को टेक नहीं कर सकता सॉइल वाटर। So even having a moisture at this high level, रिटेन कर रहा है, लीच नहीं होने दे रहा है, बट प्लांट को भी नहीं दे रहा है। तो ये एक ब्लैक सॉइल का डिसएडवांटेज है, प्रॉब्लम है। And this is also but this soil is very useful for cotton crop, जो हम इसको हम बेसिकली ब्लैक कॉटन सॉइल से बोलते हैं। वहाँ पे व्हीट, ज्वार, कैस्टर, सनफ्लावर, मिलेट्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर है, ये जो ब्लैक कलर है, दिस इज मोस्टली ड्यू टू द टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट। ये एक आयरन का मिनरल होता है जिसका कलर एक्चुअली ब्लैक है। उसके लिए ये ब्लैक सॉइल्स हैं। देयर आर लाइक वेरियस टिंट्स ऑफ ब्लैक सॉइल, डीप ब्लैक, मीडियम ब्लैक, तो डिफरेंट कलर ऑफ ब्लैक सॉइल्स वहां पे मिलते हैं। बट जनरली अगर फर्टिलिटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे पोटेशियम थोड़ा वेरिएबल रहता है, बट मोस्टली जो फॉस्फेट नाइट्रोजन वगैरह है वो थोड़ा कम रहते हैं। और क्योंकि इसका जो वो जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पीरियड है, उसके लिए इसका ऑर्गेनिक मैटर जो ऑक्सीडाइज होता है तो कम रहता है। तो मतलब यहाँ क्रॉप ग्रो करना पड़ेगा, तो हमें मिलेट्स वगैरह तो कहीं पे भी हो जाएंगे। बाकी क्रॉप के लिए यहाँ पे फर्टिलाइजर होना चाहिए, एंड दैट टू वेरी जुडिशियस, मतलब कब देने पे, कब क्रॉप को जरूरत है उस टाइम देना चाहिए। अदरवाइज आपने फर्टिलाइजर डाला, वो क्रैक के थ्रू वो जो भी है नीचे वो उससे डाला मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, तो ब्लैक सॉइल समझ में आया? जी सर जी। तो फिर एक दूसरा सॉइल आता है जिसको हम बोलते हैं रेड सॉइल, लाल मिट्टी, रेड, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल का क्या था कि ब्लैक सॉइल भी एक स्केलेटल सॉइल है ना। यूपी में, राजस्थान में रेड सॉइल भी एक सेडेंटरी सॉइल, मतलब ये सॉइल कहीं और से नहीं बनते, कहीं और है ना। तो ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल, इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है कि कौन से रॉक से वो सॉइल बना था। ब्लैक सॉइल में क्या था? ब्लैक सॉइल में वो टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट मोस्टली वहां पे पाया जाता है, एसिडिक रॉक पाया जाता है, ठीक है। जो इसमें जो रेड सॉइल का जो जिस रॉक से वो बनता है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो उसमें मतलब उसमें बेसिक कैटायंस कम होते हैं, और जो कि आपके ब्लैक सॉइल में बेसिक जो कैटायन, बेसिक रॉक्स जो है, अगर हम ऐसे बोले कि बेसिक रॉक्स ब्लैक सॉइल वाले रॉक्स में ज्यादा होते हैं, रेड सॉइल जहां से फॉर्म होता है वहां पे एसिडिक रॉक्स ज्यादा होते हैं। तो अगर ये एसिडिक रॉक्स उसमें ज्यादा रहेंगे तो उसका ये बहुत सिंपल सा बनता है कि वहां पे जो आयरन ऑक्साइड्स होंगे, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड वहां पे ज्यादा होता है, ठीक है। अब आयरन ऑक्साइड का कलर क्या होता है? आयरन का थोड़ा ब्राउनिश टाइप का होता है, रेड ब्राउन हल्का उसी का। एग्जैक्टली। तो अब वहां पे क्या है, अब ये जो सॉइल का आप जो ये देख रहे हैं, ये जहां जहां पे होता है, दोज आर मोस्टली ये जो कोस्टल एरिया छोड़ के जो बेल्ट है वहां पे पाया जाता है, सदर्न इंडिया के टाइप। तो कर्नाटक, साउथ ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा में भी है, उड़ीसा, फिर साउथ सदर्न बिहार में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में झारखंड में तो पूरा ही है, वेस्ट बंगाल में भी जो इधर वाला एरिया होता है, जो वर्धमान, मिदनापुर उस साइड में, और मतलब छोटा नागपुर प्लेटू जिसको हम बोलते हैं। सर इस सब में कहीं पे भी अंडमान निकोबार का नहीं होता सर, उधर खेती 0% है क्या? म्यांमार में होता है, म्यांमार इंडिया में भी आता है। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है सर, उसमें कहीं खेती नहीं होता है क्या? क्योंकि उसका कहीं पे जिक्र ही नहीं है किसी कहीं पे पढ़ाई में भी इंडिया में। नहीं, अंडमान निकोबार में ऑब्वियसली होता है, बट वो मेनलैंड पे नहीं है। अच्छा, इसलिए हां वो साइड आइलैंड्स लैंड, उसके भी हम बात करेंगे। वो मोस्टली आपके आइलैंड सॉइल से, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कोस्टल सॉइल से है, वो हम आते हैं इसके बाद आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मेनली ये जो आपका बेल्ट है ना, यहाँ पे आपका आयरन ऑक्साइड ज्यादा है, और आप बिहार, सदर्न बिहार या छोटा नागपुर के क्लाइमेट देख लीजिए, क्लाइमेट वहां पे कैसा है। जो आपका रेनी सीजन आता है वो थोड़ा हॉट भी रहता है ना, विंटर थोड़ा हाइट रहता है, और रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसमें जो आपके मिनरल है, अब मान लीजिए जो आपका आयरन है, आयरन बेसिकली दो तरीके के होते हैं।
एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। मतलब एक रिड्यूस्ड आयरन होता है, एक ऑक्सीडाइज्ड आयरन होता है। ऑक्सीडाइज्ड जो आयरन होता है उसका कलर होता है रेड, ठीक है। अब आपके पास जो सॉइल है वो थोड़ा एसिडिक भी है, मतलब जो रॉक जो मटेरियल है वो थोड़ा एसिडिक है, और वहां पे क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर हाई है और उसमें वेजिटेशन भी थोड़ा एसिडिक टाइप के है, तो उसमें क्या होगा, ये जो फेरस है वो फेरिक बन जाएगा। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, टेम्परेचर हाई है, तो फेरिक बन गया, और फेरिक बन गया, और फिर आपका आया रेनी सीजन। Am I visible, right? यस सर। हाँ, तो फिर जैसे उसमें बारिश हुआ तो बाकी वहां पे जो उनके रहेंगे ना दूसरे बेसिक कैटायन। बेसिक कैटायन कौन से होते हैं आपके, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारा वो सारा क्या होगा, वो लीच कर जाएगा, और ऊपर में क्या रह जाएगा, जो वो आयरन ऑक्साइड बना था ना उसका एक परत रह जाएगा, और वो आपको एक टिपिकल रेड कलर देगा सॉइल को, है ना। तो ऐसे रेड सॉइल बनता है। दिस इज लाइक द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया, ठीक है। और ये भी फर्टिलिटी वाइज बहुत ज्यादा रिच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका ओनली आयरन ऑक्साइड बनता है, क्योंकि एरिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर ऑक्सीडाइज हो गया, और बाकी सारा जो बेसिक पैटर्न्स है जो की जरूरत है हमें वो नीचे चला गया। रेड कलर ऑब्वियसली आई टोल्ड इट इज ड्यू टू योर आयरन ऑक्साइड ओनली। और ये मतलब रस्टिंग का हम सबने देखा होगा ना, जो रस्ट आता है हाँ, तरह से फर्टिलाइजर का लोअर पे, वही चीज है बेसिकली, जब है ना। हाँ, जंग जिसको हम बोलते हैं, तो मतलब कंपाउंड दोनों का सेम ही होता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन लोहा अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो आयरन ऑक्साइड बनता है, फिर उसको फेरिक ऑक्साइड बनता है, जो कि आप जंग बोलते हैं उसको, वही चीज फेरिक ऑक्साइड भी बनता है, तो वो सॉइल में रहता है, तो उसको हम रेड कलर सॉइल को इंपार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे होता है, आपने देखा होगा ये चीज, तो आप लोगों ने ऑब्वियसली बिहार में भी देखा होगा, बिहार झारखंड में बहुत ज्यादा बनता है। और यहाँ पे मोस्टली दे आर एसिडिक, जैसे हमने बोला कि उसका जो पेरेंट रॉक है वो एसिडिक है, इसलिए ये भी एसिडिक है, और ये इसमें पोटेशियम और पोटेशियम का मात्रा इसमें ज्यादा रहता है, और क्योंकि इसमें क्ले परसेंटेज इतना ज्यादा नहीं होता है, ये वाटर रिटेंशन इसका कम रहता है। तो मोस्टली क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा रेनफॉल इसमें होके सब कुछ वॉश हो गया है, तो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होता है। बट ऑब्वियसली अगर आप इसके इरिगेशन देंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, तो ये कुछ कॉटन, व्हीट वगैरह, इवन मे बी बट पल्सेस, मिलेट्स वगैरह होता है, राइस यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल। तो रेड सॉइल कैसे बनता है ये तो हमें पता चला है ना, ठीक है। अभी आप ये मान लो कि रेड सॉइल को और ज्यादा वेदरिंग अगर हो गया, उसी को हम बोलते हैं लैटराइट। मतलब ये जो प्रोसेस हमने बोला कि एक एसिडिक करंट मटेरियल है रॉक से, उसमें बारिश मतलब गर्मी हो रहा है तो वहां पे आयरन ऑक्साइड बन रहा है, और फिर बारिश हो रहा है तो क्योंकि एसिडिक है तो एसिडिक कंडीशन में वहां पे जो बेसिक कैटायन्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह वो लीच हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर में फिर जैसे बारिश खत्म हो गया तो वहां पे फिर वो जब गैस पे आयरन ऑक्साइड, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं करता, तो फेरिक ऑक्साइड है वो पानी पे डिसॉल्व नहीं करता, उसका परत जम जाता है। अब हजारों साल ऐसे परत जमते रहे, ठीक है। तो लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, खाली आयरन ऑक्साइड ही रह जाएगा, बाकी सारे हमारे जो बेसिक कैटायन्स है वो तो नीचे लीच हो जाएंगे ना, हो जाएगा। तो इसका जो एकदम लास्ट स्टेज होता है दैट इज नोन एज लैटराइट। तो ये जो रेड सॉइल्स के जो कुछ पोर्शंस है जो लाइक इट इज वेरी एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग, लैटराइट ये थोड़ा कम है, उसी बेल्ट पे आता है। तो मोस्टली इट इज फाउंड इन द समिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, राजमहल हिल्स, फिर सतपुरा में मिलता है, आपके जो बिन्ना है, मलबा प्लेटू यहाँ पे मिलता है, फिर सदर्न महाराष्ट्र, और मोस्टली इन द जहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है वो है पार्ट्स ऑफ कंट्री, है ना। तो अब यहाँ पे लैटराइट सॉइल से सबसे बढ़िया क्या चीज, क्योंकि दिस इज नॉट वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, तो इस चीज से सबसे बढ़िया क्या चीज बनता है आप मुझे बताइए, आपने देखा भी सबसे ज्यादा सर, मतलब इसका क्या यूज है, मतलब अगर प्लांट्स में देखा जाए तो नहीं कोई भी यूज हो सकता है। तो इस एरिया में तो ज्यादातर मैंने देखा यहाँ पे बनाना और कोकोनट का ज्यादा होता है, मतलब हाँ, बनाना और कोकोनट का ऑब्वियसली आपने सही बोला, इसमें ज्यादा फर्टिलिटी नहीं है, इसलिए कोकोनट वगैरह यहाँ पे होता है। ये कोकोनट का तो वो उसके लिए नहीं चाहिए ना, बट इसका सबसे ज्यादा यूजफुलनेस इसमें आता है जो ब्रिक मेकिंग फैक्ट्रीज होते हैं ना, आपने देखा होगा क्या सर, जो ईंट जहाँ पे अच्छा हाँ ब्रिक, ठीक है हाँ जी 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 हाँ, तो वो जो बंगाल में हम उसको ईंट भाटा बोलते हैं, जो ब्रिक मेकिंग जहाँ पे होता है, इसके लिए ये सॉइल बहुत ज्यादा यूजफुल है। सॉइल से ईंट नहीं बनता,
इस सॉइल से होगा। सो ऑब्वियसली ये देखिए, ये थोड़ा कुछ दिखता है जो, तो these obviously these are very poor fertile soils क्योंकि इंटेंसिव लीचिंग है, कोकोनट, एरिकेनट, रबर वगैरह होता है। बट इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, ये इट इज अ बिल्डिंग मटेरियल, ईंट बनता है इससे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका लैटेराइट और लैटेराइटिक सॉइल। अभी एकदम दूसरे एक में आते हैं जिसकी ये थोड़ा माइनॉरिटी और जैसे लैटेराइट भी ज्यादा नहीं है, तो हम बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल्स और माउंटेन सॉइल। एज द नेम सजेस्ट, ये कहां पे मिलेगा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख पे जंगल है, वहां पे मिलेगा। एंड ऑब्वियसली मतलब मोस्टली उत्तराखंड, हिमाचल के ऊपर में जो वादियां हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और इवन ऑल some part of Arunachal also, ये फॉरेस्ट सॉइल मिलेगा। इसलिए इट इज अब यहाँ पे वेदर तो बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ अगर हम इस चीज की बात करें जो फॉरेस्ट माउंटेन एरियाज है, तो वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, तो ये बताइए क्लाइमेट वहाँ पे कैसा रहता है? सर वहाँ ठंडा क्लाइमेट ज्यादा रहता है। हाँ, ऑब्वियसली इट विल बी कोल्ड एंड आल्सो रेनफॉल भी वहाँ पे ज्यादा होगा। वो तो सर मतलब बिन बुलाया कहीं पे इकट्ठा हुआ एकदम से गिर गया बादल। एग्जैक्टली वही, तो ये मान लीजिए रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा होगा, उसके फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट ज्यादा होगा तो उसका जो पत्ता गिर रहा है, रूट्स वगैरह है, तो उससे ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत ज्यादा, तो वहाँ पे सॉइल बढ़ेगा। बट देने के टेम्परेचर वहाँ पे इतना कम है कि वहाँ पे वेदरिंग बहुत ज्यादा हो नहीं, तो मतलब जो न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो सॉइल डिराइव्ड न्यूट्रिएंट्स है वो ज्यादा नहीं है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह वहाँ पे बहुत ज्यादा है। बट ऑब्वियसली वो स्लोप पे है, तो वो ऑब्वियसली डू नॉट सपोर्ट लाइक योर सॉइल फॉर्मेशन, बिकॉज़ वहां पे सॉइल जो है जितना है उतना अच्छा है, बट उसका डेप्थ नहीं मिलता, मतलब उसका वो माउंटेन है ना, रॉक जल्दी रहता है, कम है, उसको हम बोलते हैं इंडिया का जो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ऑब्वियसली पहाड़ी में जो मिलता है। दिस इज वेरी रिच इन ह्यूमस और दिस इज ऑब्वियसली सुटेबल फॉर कॉफी एंड अदर प्लांटेशन क्रॉप, जो हमें पता है ऑलरेडी। ये चाय के, कॉफी के जो बगीचे हैं वो फिल्टर का, मतलब यहाँ पे भी ये होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, ठंडा क्लाइमेट का बहुत ज्यादा होगा, वो है माउंटेन। अभी थोड़ा वेस्टर्न इंडिया में थोड़ा आ जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न, जहाँ पे हमें मिलता है एरिड और डेजर्ट सॉइल। ये तो पता ही होगा, राजस्थान के साइड में मिलता है, और सब पार्ट ऑफ गुजरात आल्सो एंड वेरी स्मॉलर पार्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, बहुत कम पंजाब। ठीक है। तो इसमें क्या है, अब डेजर्ट सॉइल क्या है, क्योंकि डेजर्ट सॉइल जो है, जो आपका वेदरिंग हुआ ना एलोवियल, इसके साइड में आपका क्या है, एलोवियल सॉइल्स है ना। तो एलोवियल सॉइल्स में अब धीरे धीरे जब हमारा जो पूरा देश का जो भी क्लाइमेट है वो किससे गवर्न होता है, मॉनसून से गवर्न है ना। तो जो मॉनसून आता है, आके जब ये राजस्थान के साइड में जब तक जाता है, तब तक इसमें और बारिश नहीं हो सकती, तो वहां पे बारिश नहीं होता है, तो वहां पे वेदरिंग नहीं होता है ना। तो वहां पे क्या होता है, जो साइड वाला जो एलुवियल प्लेन्स या जो भी है, वहां से जो सैंड पार्टिकल्स है वो थ्रू एयर जाके वहां पे डिपोजिट हो गए। बट एयर डिपोजिशन के बाद या जो भी हुआ वहां पे, उसके बाद ड्यू टू देयर इज नो रेनफॉल, नो वेदरिंग टेक्स प्लेस, और वहां पे कोई नदियां भी नहीं है कि नदी जाके वहां पे ग्लेड करेगा, है ना। तो इसीलिए मोटे क्ले पार्टिकल्स वगैरह नहीं होते हैं, मोस्टली दोज आर सैंड। तो 90 to 95 आपने जो भी रेगिस्तान गया होगा देखा होगा, उसका जो लिक्विड सॉइल है उसको भी हम एओलियन सैंड बोलते हैं, क्योंकि विंड के साथ वो सैंड ही आके डिपोजिट होता है। सो दोज आर एरिड डेजर्ट सॉइल्स, और वो बहुत ज्यादा एल्कलाइन होते हैं, क्योंकि वेदरिंग होगा तभी उसका एसिडिक या ऑर्गेनिक मैटर उसमें कुछ रहेगा। तो मोस्टली वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह रहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा तो कुछ फॉस्फेट वहां पे ज्यादा रह सकता है, बट जो नाइट्रोजन वगैरह है, जो ऑर्गेनिक मिक्सचर जिसको बोलते हैं, सल्फर वगैरह, वो यहाँ पे बहुत लो होता है। और यहाँ पे ऑब्वियसली क्रॉप्स अगर माने तो मिलेट ज्यादा होते हैं, कुछ पल्सेस हो सकते हैं, पहाड़ी वगैरह उसमें मिले, पहाड़ मिलेट वहाँ पे अच्छा होता है। तो ये चीज है वहाँ पे सर बेर वेर कैक्टस ये सब जो थोड़ा अच्छे होते हैं। वो नॉट इन एग्रीकल्चर लाइक कैक्टस वगैरह, तो उसको पानी नहीं चाहिए। बेर वेर भी अच्छा होता है सर, बेर वेर की कुछ प्रजाति वहाँ पर बेर होगा, मतलब जो आपका ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप होगा ना, जिसको पानी कम चाहिए होता है, वो ठीक है। फिर अभी आते हैं हम इसमें पीटी और मार्शी सॉइल। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जो हमारे जो कोस्टल है ना, आप देखो इंडिया का जो समुद्र किनारा, और यही चीज आपके अंडमान निकोबार में भी पाई जाती है।
ठीक है। अब ये तो सबको पता ही है कि जो जिसको हम थोड़ा लो लैंड है वहां पे पानी जहाँ पे जमा रहता है तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिट होगा बहुत ज्यादा, और उसका वजन ज्यादा नहीं होगा, तो वो ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्म में जाता है एंड उसी को हम पीटीएन मार्शी सॉइल बोलते हैं। और ये हेवी होता है, मतलब क्ले कंटेंट उसमें ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा उसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। और क्योंकि पानी जमा हो रहा है, आप इस बात को समझो कि जहां पे पानी जमा होगा वहां पे ऑर्गेनिक मैटर ऐसे जमा हो रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे ही एसिडिटी डेवलप होता है। तो इसलिए वो सॉइल्स क्या है ना, वो हाईली एसिडिक भी हो जाते हैं। जैसे कि हमें केरला पे सबसे बढ़िया ये चीज मिलता है, कोट्टयम अलुजा डिस्ट्रिक्ट में केरला पे। तो वहां पे आप देखो ये जो रेड जो यहाँ पे बने हुए हैं किसी के साइड में, तो दोज आर बेसिकली जहाँ पे ये पीटी मार्शी सॉइल मिलता है। हमारे यहाँ पे जैसे सुंदरबन है वहां पे भी ये सॉइल मिलता है, बट ऑब्वियसली एसिडिटी वहां पे थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू केरला। तो दोज आर वेरी एसिडिक सॉइल्स, और वहां पे आपका पीएच मान लो 4.5-5 तक नीचे चला जाता है। तो वहां पे मोस्टली अगर इतना एसिडिक सॉइल्स है तो वहां पे भी क्रॉप ग्रोथ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो वहां पे मोस्टली क्या क्रॉप ग्रोथ होता है, मोस्टली वहां पे राइस होता है। ठीक है, राइस क्रॉप मतलब कंप्लीटली पानी इनंडेशन हो रहा है, और राइस एक क्रॉप है जो उसको तो पानी ज्यादा चाहिए, वहाँ लगा ही हुआ है। ठीक है। अभी अगर जो नेक्स्ट हमारा सॉइल टाइप है वो है सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। तो लास्ट तो ये जो है, अब सैलाइन अल्कलाइन सॉइल कोस्टल एरिया में भी पाए जाते हैं, इंलैंड में भी पाए जाते हैं, बट सैलिनिटी का सोर्स डिफरेंट होता है। तो इसका हम थोड़ा सा आपको एक मतलब आप सैलाइन अल्कलाइन सॉइल कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए आपने सॉल्ट एक पानी में घोल के रखा, ठीक है, मतलब एक पानी लिए, एक गिलास पानी लिए, उसमें थोड़ा सा नमक घोल, ठीक है। अभी तो वो तो पूरा घुल जाएगा, राइट जी। अभी या तो आप उसमें एक काम कर सकते हो कि नमक का पोर्शन बहुत ज्यादा उसमें डालते रहो, या फिर जो पानी है उसको आप इवापोरेट कर पाएंगे ना जी। तो एक जगह पे जाके जब पानी का मात्रा कम हो जाएगा तो क्या होगा, सॉल्ट डिपोजिट हो जाएगा, है ये होगा ना जी। तो मतलब दोनों चीज हो सकता है, या तो आप बहुत ज्यादा वहां पे सॉल्ट ऐड करो, या तो सॉल्ट वहां पे है उसमें से पानी कम, ठीक है। तो यही चीज होता है हमारे जो कोस्टल बेल्ट है, क्योंकि उसमें सैलाइन वाटर का इनंडेशन होता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन। बट जो हमारे हरियाणा में जो मिलता है, या फिर जो आपके बिहार में जो मिलता है, इन सॉइल में क्या है, लखनऊ के आसपास जो मिलता है, वहां पे क्या है कि वहां पे सॉल्ट कंटेंट कम है, बट रेनफॉल वहां पे जैसे जैसे कम होता जा रहा है, तो सॉल्ट क्या है कि वो पानी के साथ नीचे नहीं जा रहा, वो क्वांटिटी ज्यादा है कैपिलिटी के साथ उठ के, मतलब जो इवापोरेशन जब होता है समर टाइम पे, तो पानी तो उड़ जाएगा एटमॉस्फेयर में, सॉल्ट क्या हो वो फिर क्रिस्टल बन के आपके जाता है, एक परत भी दिख जाता है, जैसे ये फोटो में हमें दिख रहा है, ऐसे एक सॉल्ट का परत दिख जाता है। सो दैट इज हाउ योर सैलाइन सॉइल डेवलप, और इसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो उसमें ये सैलाइन सॉइल डेवलप होता है। थोड़ा सा कुछ क्लियर हो? अभी एक चीज समझिए, तो हमने क्या बोला कि सैलाइन सॉइल में सॉल्ट का डिपोजिशन होगा, ठीक है। अब जो सॉल्ट्स हैं, डिफरेंट आयंस के सॉल्ट्स होते हैं, कौन से आयंस, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तीन मेजर, ठीक है। तो इसमें से जिसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, जिसका, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, जिस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा उसका मतलब क्या है कि वो कम पानी में घुलेगा या वो ज्यादा पानी में, कम पानी में घुलेगा, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखिए कि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है, इन लोगों का, इसका जो सॉल्ट बनता है, इसका सॉल्युबिलिटी है कम, सोडियम का सॉल्युबिलिटी है ज्यादा, ठीक है। तो उसका मतलब हुआ, जैसे हमारा बारिश, मान लीजिए धीरे धीरे हम जितना नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जा रहे हैं, बारिश धीरे धीरे कम हो रहा है, तो पहले जो चीज डिपोजिट करेगा वो कौन सा होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स, ठीक है। तो वो आपके बन गए सैलाइन सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट्स तब भी डिपोजिट नहीं हो रहे, वो उसमें ही है। अब अगर बारिश और थोड़ा सा कम कर दे तो फिर सोडियम सॉल्ट में वहां पे डिपोजिट लग जाएगा, दैट इज वेयर योर अल्कलाइन सॉल्ट, अल्कलाइन और सोडिक सॉल्ट क्या है, जहां पे सोडियम बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जैसे जैसे बारिश और कम होता गया तो वहां पे सोडियम सॉल्ट
और अगर सोडियम के सॉल्ट अगर डिपॉजिट हो रहे हैं तो सॉइल का स्ट्रक्चर बहुत खराब हो जाता है, वो एकदम से इनफर्टाइल सॉइल बन जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, यूपी, मतलब जैसे हमने आपको बोला कि ये दो टाइप, एक इनलैंड फर्टिलिटी मतलब सैलाइन एक्लाइन सॉइल्स भी है और एक कोस्टल सैलाइन एक्लाइन सॉइल्स भी है। इनलैंड में कैसे बनता है, इतना ही अगर आप थोड़ा जान लीजिए कि इनलैंड में जो बनता है वहां पे बारिश कम होने की वजह से बनता है, मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस बट द डिसॉल्विंग रेन इज आल्सो वेरी लेस, बट द कोस्टल एरियाज वहां पे आपके सॉल्ट जो टाइड है उसके साथ बहुत ज्यादा सॉल्ट कंटेंट। So that is all about our soils of India. Any questions you want to ask? No, sir. Okay. तो एक और हमारा इसमें हमें दिया गया है जो कि है पूसा एसटी पर मीटर के बारे में। तो इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। तो पहले तो ये चीज बताइए कि पूसा एसटी पर मीटर के बारे में किन लोगों को पता है और क्या पता है, कोई एक बताइए। नहीं जानकारी है सर, किसी को नहीं जानकारी है सर। अच्छा ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में तो पता होगा। हाँ 17 एलिमेंट पाए जाते हैं ना सर। 14 एलिमेंट पाए जाते हैं, मतलब पहले उसमें 12 एलिमेंट के लिए था, 14 में नहीं 12 एलिमेंट के लिए था। अब 17 पीएच इसी आप देखिए साइड में सॉइल हेल्थ कार्ड का एक फोटो भी हमने डाल रखा है जी। क्या रहता है पीएच इसी, ये मतलब आपका एल्कली एसिडिटी, इसी मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज। ठीक है, पीएच के बेसिस पे हम उसको लाइम रिक्वायरमेंट और जिप्सम रिक्वायरमेंट भी उसमें आता है। तो ये है सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक, अभी तो सॉइल टेस्टिंग इज अ कॉस्टली अफेयर, ये तो मानेंगे। जो लैब में जो सॉइल टेस्ट हम करते हैं तो एक सॉइल का अगर विदाउट एनी सब्सिडी हम टेस्ट करने जाए, मान लो आपने ऑर्गेनिक कार्बन करेंगे उसके लिए आपको 3 केमिकल चाहिए, नाइट्रोजन करेंगे उसके लिए आपको जेंडल apparatus चाहिए, फास्फोरस के लिए एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए जिसका 1.5 लाख का 1.5-2 लाख का मिनिमम उसका आता है, पोटेशियम के लिए आपको फ्लेम फोटोमीटर चाहिए, वो भी 60-70 हजार तो मिनिमम उसमें 1 लाख तो मान लो अभी तो टाइप हो गया। इधर आप माइक्रोमीटर करते जाएंगे, जिंक, सल्फर, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, उसके लिए आपको चाहिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि आपका 35 लाख का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इन सब को अगर हम करेंगे और पूरा पैसा जोड़ेंगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल मैन पावर एवरीथिंग, तो पर सैंपल कॉस्टिंग आपका 3-3.5 हजार में जाता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो हम गवर्नमेंट रन जो लैब्स है वहां पे क्योंकि सब्सिडी है कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कि मतलब इसमें आर्थिक सहयोगिता है, इसलिए हम वहां पे इसको कम पैसे में कर सकते हैं जी। बट उसके लिए भी सैंपल आपको लैब में लाना पड़ेगा और उसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो इसीलिए एक पोर्टेबल सॉइल टेस्ट मीटर है जिसका नाम है पूसा सॉइल टेस्ट एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर। ठीक है, संक्षेप में STA मीटर। ये कहां से डेवलप हुआ, क्योंकि पूसा लिखा है, पूसा मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और पूसा इंस्टीट्यूट ना तो पता होगा। तो वहां पे डॉक्टर समरचंद्र दत्ता जो इसके इन्वेंटर थे, उन्होंने इसको इजाद किया। तो ये आपका अगर आप कोई बाय करते हो तो दिस इज हाउ योर पूसा स्टेप इन मीटर विल लुक। इसमें एक तो डिजिटल मीटर रहेगा जो बीच में आपको दिख रहा है, एक छोटा सा शेकर रहेगा, ठीक है, एक रिएजेंट किट रहेगा, डिफरेंट केमिकल्स रहेंगे उसमें, और एक एक्सेसरीज किट रहेगा, मतलब कुछ चारकोल वगैरह ये सब, फिर कुछ ग्लास वाला एक और किट में। तो ये पूरा एक STA का मीटर। ठीक है, तो पहले तो इस मीटर को सुनते एक बार बहुत क्रिटिकल है ये, मतलब जिसको मतलब थोड़ा बहुत 5-6 तक का भी कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा वो कर लेगा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन करने की बात नहीं है। अब आजकल सब लोग मोबाइल चलाते हैं। तो बेसिकली इसमें 5 बटन होते हैं, सॉरी 6 बटन होते हैं यहाँ पे पैनल में। एक तो आपको दिखेगा ऑन ऑफ बटन है, ठीक है, फिर एक अप डाउन बटन है, वो मिनी शुरू के पुराने मोबाइल जैसे होता था ना, अप डाउन करके जाना स्क्रॉल करना, वैसे अप डाउन बटन है। फिर एंटर बटन है, ऑब्वियसली टू स्विच द मेनू आइटम। एस्केप बटन है टू गो टू द प्रीवियस स्क्रीन, मतलब जो पीछे का सिलेक्शन हमने किया था उस पे जाने के लिए एस्केप है। और रीसेट कहां पे है, रीसेट बटन सब कुछ करके जो एकदम ओपनिंग मेनू में जाने के लिए रीसेट बटन। और इसमें कैसे आते हैं, एक तो मतलब पहले जैसे आपने कोई मेन्यू यहाँ पे सिलेक्ट किया तो जैसे ऑन हुआ उसके बाद ये आएगा कि
एक नंबर पे नाइट्रोजन, 2 नंबर पे सल्फर, तो वो सिलेक्ट करने के लिए आपका CO2 फिगर की है, ठीक है? ठीक है? Yes sir. Yes sir. अब इसका ये मीटर इंटरफेस हुआ और ऊपर में देखना एक छोटा सा ब्लैक कलर का होल है, वहां पे क्यूबेट डलता है, मतलब एक टेस्ट ट्यूब डलता है सॉल्यूशन के साथ, ठीक? अभी इसको मतलब कैसे मोटा-मोटा करते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। पहले आप जैसे सॉइल आप कहीं से लिए, उसको थोड़ा सा प्रोसेस किए, मतलब सॉइल को थोड़ा उसको ग्राइंड करना पड़ता है, महीन बनाना पड़ता है, उसको फिर थोड़ा छान लिए एक किसी सीप से 2 मिलीमीटर वाले से, ठीक है? फिर अब सॉइल टेस्ट का ये तो उसका अब ये जो पूरा मेजरमेंट है STFR मीटर का, इसको हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट, जहां पे आपको इलेक्ट्रोड दिया जाएगा पीएच और EC, तो उसको मतलब एक मतलब इसका थोड़ा डिटेल में भी है, इसको जस्ट मोटा-मोटा समझते हैं कि वहां पे उसको घोल के आप कैथोड डालोगे उसमें इलेक्ट्रोड, तो उसका पीएच हटा जाएगा। बाकी के लिए क्या है? बाकी है कुछ कलर डेवलप करेगा। वो कौन सा है? ऑर्गेनिक कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, मैंगनीज, बोरोन, ठीक है? अब इसमें भी दो पार्ट है। ऑर्गेनिक कार्बन जिसमें आपने कुछ रिएजेंट डालेंगे तो वो ऑक्सीडाइज होगा ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है? ऑक्सीडाइज होके वो कुछ कलर देगा, तो उसको हम सीधा कलर डेवलप करेंगे। बाकी कार्बन छोड़ के बाकी जो वहां पे न्यूट्रिएंट हमने बताए कौन से थे? फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, मैंगनीज, बोरोन, उसको सॉइल से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। मतलब सॉइल लेंगे, उसमें कुछ रिएजेंट जो कि STFR मीटर के साथ आते हैं, उससे हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो एक एक्सट्रैक्ट आया, उसमें फिर कुछ रिएजेंट ऐड करेंगे तो कलर डेवलप होगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कलर डेवलप किया। अब उस कलर को STFR मीटर पे वेवलेंथ सेट कर सकते हैं, वहां पे करके उसका बस कलर मेजर करना है, ठीक है? कलर की बेसिकली मतलब जितना ज्यादा उसमें फास्फोरस रहेगा उसका कलर भी उतना गाढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल ब्लू कलर अगर फास्फोरस में आता है, तो ब्लू कलर जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना ज्यादा फास्फोरस है। तो ये वेवलेंथ के बेसिस पे हम नापते हैं और STFR मीटर उसको ऑलरेडी एल्गोरिथम है, तो वो उस कलर इंटेंसिटी से वो बैक कैलकुलेट कर सकता है कि हाउ मच पोटेशियम और हाउ मच फास्फोरस इज देयर, एंड बेस्ड ऑन दैट कि हमें ये भी पता होता है, ये मान लो आपको गेहूं लगाना है नेक्स्ट सीजन में, किसी फार्मर को, किसान को गेहूं लगाना है, उसको मान लो 6 टन का यील्ड चाहिए, ठीक है? 6 टन का यील्ड उसको चाहिए, तो 6 टन यील्ड लेने के लिए मान लो कोई एक पर्टिकुलर वैरायटी HB2967 का है, उस वैरायटी को अगर 6 टन का उसका पैदावार लेना है, तो सॉइल से उसको कितना फर्टिलाइजर चाहिए, मतलब कितना मतलब न्यूट्रिएंट पोषक को लेगा, तो वो डिपेंड करता है कि सॉइल में कितना है, जो कि हमने मेजर किया। और ये हमको ऑलरेडी पता है कि 6 टन चाहिए तो उसको कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, तो बाकी न्यूट्रिएंट हमें क्या करना पड़ेगा? उसको एज अ फर्टिलाइजर उसमें देना पड़ेगा। तो फिर कितना फर्टिलाइजर देना पड़ेगा? और फिर आता है कि फर्टिलाइजर वहां पे मार्केट में कौन सा अवेलेबल है, ये जैसे यूरिया है, वहां पे यूरिया है ज्यादा मिलता है कि DAP ज्यादा मिलता है, तो उस हिसाब से फिर कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ इस मीटर पे ही हो जाता है। वो फार्मर को ये बता देगा कि आपको अगर ये गेहूं लगाना है, ये वैरायटी का लगाना है, इतना आपको पैदावार चाहिए, और सॉइल आपने दे दिया, उसका फिर टेस्ट कर लिया, करके फिर ये बताएगा कि आपको इतना केजी पर एकड़ यूरिया देना है, ठीक है? तो ये मोटा-मोटा स्टेप्स है। अभी मैं आपको मतलब एक वीडियो आपको दिखाना चाहिए, ऑलरेडी ICAR की वेबसाइट में है, तो ये बनाया गया था डॉक्टर समरचंद दत्ता, जो इसके इन्वेंटर है, उन्हीं के को लेके, तो ये भी आप एक बार देख लीजिए तो बहुत ज्यादा इजी होता है। दिख रहा है? For any particular nutrient, for instance, nitrogen, the soil sample should be first shaken with an extracting reagent and filtered. The filtered sample should then be mixed with a color developing reagent and shaken until a color is developed. When you switch on the instrument, an opening screen reading whose STFR meter appears. Select nitrate, press enter. An instruction saying put blank with on screen. Put the blank solution for nitrogen. एक सेकंड, तो इसमें एक चीज आपको हम बता रहे कि जो यहाँ पे बोला ना ब्लैंक का मतलब ये है कि जिसमें आपके सॉइल नहीं, ठीक है? ओनली लिटिल वाटर, ठीक है? तो ऑब्वियसली उस ब्लैंक पे फिर कोई कलर नहीं रहेगा। The soil sample should first shaken with extracting reagent. The filtered sample should then be reagent and shaken until a pink color is developed. When you switch on the instrument, an opening screen reading whose STFR meter appears. Select
nitrate and press enter. And instructions: put blank on the screen. Put the blank solution for nitrate in the sample folder and press enter. The instrument will read the blank solution. Next, put the standard solution for nitrate in the sample folder and press enter. These readings are important for the STFR reader to determine the final value. After pressing enter, an instruction will be put sample will appear on the screen. Now put the sample you have prepared in the sample folder and enter. The PUSA STFR meter would give you the soil test value. Similarly, analyze the soil sample for the rest of the elements before proceeding to get the fertilizer recommendation dose. The last option, the menu, is per dose NPK. This option determines the amount of urea, MOP, and DAP required by a particular crop and its yield. To determine the quantity of NPK fertilizers required by the soil sample, select per dose NPK. Select the crop. Select the target yield and then select the fertilizer. ठीक है, कुछ समझ आया? ओके, तो वो मोटा मोटा है एक मतलब न्यूट्रिएंट डोज के लिए और पीएच के लिए जैसे हमने बताया इसमें वीडियो किया हुआ है। तो बेसिकली आपको सॉइल लेना है, डिस्क्रीट अमाउंट में उसमें पानी डालना है, मोस्टली 1 to 2 उसको सस्पेंशन बनिए 2 मिनट के लिए। फिर जो आपके इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स भी दिए जाते हैं उसको पहले सैनिटाइज करिए, ये 7 और के बफर से फिर 4 और 9 के बफर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। And then you just pick that electrode there to have the pH simply. अगर आपका pH वहाँ पे 5 से कम है तो मशीन ही आपको कर देगा कि आप उसमें मैसेज आएगा कि आपको लाइन रिक्वायरमेंट मेजर करना है। लाइन रिक्वायरमेंट मतलब एसिड सॉइल में कितना चूना डालना है, ठीक है? तो उसमें भी फिर प्रोसीजर है कि सॉइल लीजिए, उसमें डिस्टिल वाटर डालिए और एक लाइन रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन आता है ऑब्वियसली डिफरेंट कंपोजिशन का, उसको डाल के आपने 10 मिनट उसको शेक करना है एंड देन अगेन आपने उसका pH लेना है। तो बेस्ड ऑन दैट इट कैन एक्चुअली कैलकुलेट द STFR मेथड। और अगर आपको बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो तो इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके वो जिप्सम रिक्वायरमेंट को बता देगा, जिप्सम जो एसिडिक सॉइल की है। और सेम इसी के लिए ये बहुत इजी है, तो उसमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आता है इसी का, सॉल्यूशन मतलब जो आपका ये सस्पेंशन बना उसको आपको अलग कर लेना है और एक बार जो इसी का जो कैथोड है इसी को आपको इसमें डालना है, एक बार स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड इसी सॉल्यूशन होता है और इसके बाद जस्ट आपका जो सैंपल एक्सट्रैक्ट उसमें डालना है। तो देन इट कैन एक्चुअली गिव यू द इजी रीडिंग और द सैलिनिटी रीडिंग। तो मोटा मोटा यही है पूसा STFR मीटर के बारे में। और पूसा STFR मीटर आज के डेट पे करीब करीब 1 लाख रुपए का आता है, एक पर्टिकुलर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट 1 लाख रुपए का आता है। और उसका जो रनिंग कॉस्ट है अराउंड मेरे को अभी याद नहीं है, अराउंड 10,000 का आता है उसका वो रीजेंट। और एक बार खत्म होगा तो फिर से आपको खरीदना पड़ेगा। देयर आर लाइक 14-15 वेंडर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री जो कि इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बेच रहे हैं। और अगर आप इसको बाय करते हो तो आप इसको कहीं पे रख के मतलब मे बी इन योर फर्टिलाइजर शॉप और मे बी कहीं जगह पे रख के फार्मर्स का सैंपल आप ले सकते हैं, लेके उसको अपने टेस्ट कर सकते हैं और फार्मर्स को